हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस एग्जामिनेशन बैच 21 का जो मेन एग्ज़ाम हुआ था, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे 21 बैच का। तो इसमें पहला सब्जेक्ट जो होता है हमारा संस्कृत होता है, और संस्कृत सब्जेक्ट के जो है 2 पेपर होते हैं। तो आज जो इसका पहला पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो एनसीएसएम के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हुआ था एग्ज़ाम, उसके बारे में आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत ओवरव्यू पेपर भी जो है पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इसमें जो है 20 एमसीक्यू होते हैं और 8 क्वेश्चन जो शॉर्ट होते हैं और 5 जो है लॉन्ग होते हैं, ठीक। तो शॉर्ट वाले 5 नंबर के होते हैं और लॉन्ग वाले 10 नंबर के होते हैं। तो आप लोग जोड़ लीजिएगा कि कुल मिला के जो है 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें हम लोगों को 50 नंबर लाना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो इसमें जो है इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एमसीक्यू बेस्ड का जो है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका पूछ रहा है प्रथम प्रत्याहार सूत्र है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, आई ई उड़ा हो जाएगा, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें पूछ रहा है आ स्वर का उच्चारण स्थान है या स्थल है, ठीक है। इसका कंठ होता है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका पूरा नाम होता है अकुह विसर्जन नाम कंठा, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन जो है महेश्वर सूत्रों में स्वरवर्ण के सूत्रों की संख्या 14, यानी डी ऑप्शन सही होगा, ठीक। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है व्यंजन वर्ण सूत्रों की संख्या 10 होती है, ठीक है। तो ये गलती मत कर देना, क्योंकि अगर आपसे गलती व्यंजन के बारे में पूछ लिया और आप ध्यान नहीं दिए तो स्वर के बारे में 14 लगा के चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान धरने वाली बात है ये, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है। हर्ष स्वर होता है इसमें, पहला ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये तुम्हारा जो है स्वर संधि, मतलब जो स्वर संधि होती है, जो टॉपिक दिया गया है, जो हमारी बुक संस्कृत सुधा है, तो उसी में से मतलब जो है लाइन बाय लाइन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप लोग उसमें से देख सकते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि द वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो द वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, दिमाग लगाओ अपना। द से दंता होता है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, ऋतुषाणाम दंता, ठीक है। और छठवां देखेंगे, छठवां पूछ रहा है किस विकल्प में संयोग संख्या है, तो संयोग संख्या तुम्हारा सी ऑप्शन में होगा, उष्ट्रा, ठीक है। तो ये जो संज्ञा वाला टॉपिक है उसमें एज इट इज एमसीक्यू दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है हमारा उसको देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्ण या अक्षरों की संज्ञा है, कौन सा होगा बताओ। अरे भाई अनुनासिक होगा, सीधी सी बात है। तो थोड़ा अगर आप पढ़े रहेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे तो जो है हो जाएगा ईजिली, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 7वें का। और 8वां क्वेश्चन जो है पूछ रहा है क्रिया के साथ होने पर प्रादि की संज्ञा होती है, तो ये भी तुम्हारा एज इट इज लाइन से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। हालांकि इसका एमसीक्यू भी दिया गया है, जो उपसर्ग का चैप्टर जो है, तो उसमें आप देख सकते हैं एमसीक्यू भी है और एज इट इज लाइन पहली ही लाइन लिखी है इसमें, ठीक है। और फिर 9वें क्वेश्चन जो देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है महेश्वर सूत्रों के अंत में व्यंजनों की संज्ञा दी जाती है, तो व्यंजनों की संख्या इति होता है लास्ट में, ठीक है। तो इति हटा देंगे, जैसे जब हम लोग प्रत्याहार बनाते हैं तो यही तो करते हैं, उसमें इति को रिमूव कर देते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। तो 9वें का क्या होगा, 9वें का ए हो जाएगा, ठीक है। और 10वें का जो होगा, 10वें का आंसर तुम्हारा तो ए होगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। वर्णों के अत्यंत समीप को कहते हैं संहिता, ठीक है। ये मत सोच लेना कि जो है इसमें टिक लगा हुआ तो ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं है। किसी में टिक जो है गलत भी लगा हुआ है, इसीलिए हम हल करवा दे रहे हैं, वरना एज इट इज़ पेपर भी अपलोड कर सकते थे हम, ठीक है।
तो 11 नंबर का क्वेश्चन जो है, तो 11 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सहचौराभ्य विभूति, मतलब इसमें जो है बताया गया है, डर के बारे में बताया गया है। तो इसमें हमारा 11वें का डी ऑप्शन होगा, ठीक है। जो तृतीय लगा है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि चोरों से डर लगता है, ठीक है। जिसमें डर की बात की जाए तो वो पंचमी विभक्ति में आता है, ठीक है। शुद्ध वाक्य 12वें में देखिए शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो इसमें शुद्ध वाक्य सभी हो जाएंगे, इसका भी एज इट इज़ तुमको MCQ जो है मिल जाएगा उसमें, तुम्हारी जो बुक है, ठीक है। ये भी तुम्हारा उसका उपसर्ग कारक का है ये, तो कारक वाला चैप्टर जब देखेंगे तो उसमें तुमको मिल जाएगा, लास्ट में MCQ दिया हुआ है, ठीक। फिर 13 नंबर का MCQ देखते हैं। 13 नंबर के MCQ में पूछ रहा है तृतीय विभक्ति का अविधायक सूत्र है। तो तृतीय विभक्ति का तुम्हारा जो अविधायक सूत्र होगा वो एनांग विकार के बारे में वो पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग जब देखेंगे कारक में तो उसमें सूत्र लिखा होगा, फिर एनांग विकार का एग्जाम्पल लिखा होगा, ठीक। तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। और संस्कृत में कितने कारक होते हैं और कितनी विभक्ति होती हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा मतलब थोड़ा ध्यान से करिएगा क्वेश्चन, क्योंकि संस्कृत में जो है कारक 6 होती हैं, विभक्तियाँ 7 होती हैं, ठीक है। तो कारक 6 होते हैं, विभक्तियाँ 7 होती हैं, ठीक। तो इस प्रकार से कारक के बारे में पूछा है तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सह साकम समम सार्धम के योग में होती है, तो इसका चतुर्थी विभक्ति डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। धनवान पद में प्रत्युक्त प्रत्यय है, तो धनवान पद में प्रत्युक्त प्रत्यय तुम्हारा सानच हो जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इतना तो समझ में आया ही होगा कि इतने दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो प्रत्येक प्रत्यय के बारे में पूछा तो प्रत्येक टॉपिक में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन करने का ट्रिक बता रहे हैं, समझो, ठीक है। 17 नंबर का देखते हैं। दर्शन पद में प्रत्यय है, दर्शन पद में तुम्हारा ल्यूट प्रत्यय होगा। दर्शन पद में जो ल्यूट प्रत्यय है तो ये तुम्हारा एज इट इज़ दर्शन नहीं मिलेगा, उसमें देखकर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखकर मतलब जो है दर्शन से लिया गया देखना, ठीक। तो इस प्रकार से आपको कोरिलेट करके आंसर करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो ऋणी 18 क्वेश्चन देखिए। ऋणी प्रत्यय के योग से बनने वाला पद है, तो इसमें ये सी लगा है लेकिन सी नहीं होगा, इसमें सभी होगा। तो जब आप देखेंगे तो इसमें वासिन गमन और ग्रहणी तीनों लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका डी आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का देखते हैं। अत्र एकः वट वृक्ष अस्ति वाक्य विशेषण में है, ठीक है। तो इसका एकः सही लगा है, ये आंसर सही लगा है, ठीक है, बी होगा इसका, क्योंकि जो विशेषण विशेष वाला जो टॉपिक है उसमें भी इसका जो है एज इट इज MCQ दिया हुआ है, ठीक। 20 नंबर का देखते हैं। कृष्ण काका में विशेष है, तो कृष्ण काका में विशेष तुम्हारा काका हो जाएगा और विशेषण कृष्णा हो जाएगा। तो ये आंसर गलत लगाए हुए हैं, हालांकि इसका आंसर जो है बी होगा, ठीक है। अब हम लोग सेक्शन बी का देखेंगे। सेक्शन बी में जो है 8 दिए हुए हैं, 5 नंबर के हैं, तो यानी 8 पंचे 40, ठीक है। 40 नंबर का होता है, 40 नंबर का सी सेक्शन का होता है, ठीक है। ये पेपर थोड़ा लेंदी है इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा इसको। इसमें पूछ रहा है उपसर्ग का अर्थ स्पष्ट करते हुए अव वि अभि प्रति व उप उपसर्ग के दो वाक्य बनाइए। तो आपको उपसर्ग का डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद में जो ये जो दिए हुए हैं तो इसके दो एग्जाम्पल लिखने हैं, आपको उदाहरण लिखने हैं, ठीक। जैसे अव का हो गया, अवयव हो गया, वि से विकार हो गया, अभि से अभिप्राय हो गया, प्रति से प्रत्येक हो गया, या प्रतिवर्ष हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको दो वाक्य बनाने हैं, ज़्यादा कोई टफ नहीं है ये। और हम लोग फिर 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये उपसर्ग में तुम्हारा जो पेज नंबर शायद पेज नंबर जो है 22 नंबर पे, पेज नंबर 22 पे मिल जाएगा तुमको, ठीक है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 22 नहीं होगा, शायद 16 वाला होगा, 15-16 के आसपास होगा, देख सकते हैं, ठीक। और 22 नंबर का क्वेश्चन जो है
ये पूछ रहा है अत्र कुत्र तत्र व कुत अव्यय का अर्थ स्पष्ट करते हैं प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो अत्र कुत्र अव्यय में दिया हुआ है ये। ठीक है, अव्यय वाला जो आपका टॉपिक है उसका, तो इसमें पूछ रहा है अव्यय का अर्थ स्पष्ट करते हुए। तो अव्यय की डिफिनीशन लिखनी है उसके बाद 2 लाइन में, उसके बाद में फिर आपको जो है ये एग्जाम्पल मतलब इसके 2 शब्द बनाने हैं। ठीक है, जैसे कुत्र मतलब कहाँ, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब जहाँ तहाँ। ठीक है, इस प्रकार मतलब जो है 2 उदाहरण लिखने हैं आपको एग्जाम्पल टाइप के, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन जो है भित्रा अर्थानाम भय हेतु। ठीक है, सूत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए 5 उदाहरण लिखने हैं इसमें। तो इसमें भित्रा अर्थानाम मतलब इसमें जिसमें ऐसे एग्जाम्पल लिखने जिसमें डर के बारे में बताया गया हो। ठीक है, इसमें डर के बारे में बताया गया हो। ये तुम्हारा अपादान कारक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेज नंबर 30 पे मिलेगा आपको बुक में। आप जो संस्कृत सुधा हमारी बुक है जिसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मतलब जो है पढ़े हैं अभी तो, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा इको एड़ची। ठीक, इको एड़च पूछा है इसमें, तो इको एड़च ये तुमको सूत्र बताया गया है। ठीक है, तुम्हारा ऋण संधि का होगा, इसके 5 उदाहरण लिखने, इसके भी 5 उदाहरण लिखने हैं। तो ऋण संधि जानते हैं, संधि विच्छेद करना होता है इसमें। ठीक है, तो इसको जो है 5 उदाहरण लिखने के बाद में उसका संधि विच्छेद कर देंगे, तो इसमें आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे प्रत्यय एक हो गया, स्वागतम हो गया, मध्यवार हो गया, तो ऐसे ही आप उसमें जो है देख सकते हैं बुक में। हम बुक बार बार आपको इसलिए प्रेफर करवा रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि उससे जो है आगे पीछे जो और दिया हुआ है ऊपर नीचे, तो वो आप लोग देख लेंगे तो एक बार नज़र आपका पड़ जाएगा। तो हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है हम जो आपको हल करवा रहे हैं, तो ये ना पूछकर ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो आपका जो है नज़र पड़ी रहेगी, तो जिससे आप लोग जो है उसको लिख सकें। ठीक है, आपके दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए बोल रहे हैं। वरना नोट्स के हम लोग भी नोट्स आपको मतलब IGT नोट्स से लिखा मतलब नोट्स से समझा सकते थे, लेकिन नोट्स से समझाने का कोई ख़ास मतलब हमको दिखा नहीं, इसीलिए हम केवल पेपर ही जो है हल करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर का जो है द्विगु समास। तो द्विगु समास तुम्हारा जो है शायद 54 या 55 पेज नंबर में मिलेगा। ठीक है, इसमें द्विगु समास में तुम्हारे जो संख्यावाची होते हैं उसके बारे में लिखना है। ठीक है, जैसे नवग्रह हो गया, त्रिफला हो गया, ठीक है, त्रिगुण हो गया, तो इस प्रकार के आपको उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, और फिर 26 नंबर में राम के शब्द विभक्ति एवं सभी वचनों का रूप लिखिए। तो इसमें जो है विभक्ति 6 अभी बताए थे, विभक्तियाँ 6 होती हैं। ठीक है, तो 6 वचनों को लिखना है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ये सब आप लोगों को तो लिखना आ ही रहा होगा। ठीक है, तो प्रथम द्वितीय तृतीय लिखने के बाद में विभक्ति लिख देंगे, जो है प्रथमा द्वितीय तृतीय, लास्ट में संबोधन। ठीक है, सप्तमी तक लिखेंगे, फिर लास्ट में संबोधन लिखने के बाद में लिख देंगे। ठीक, और फिर जो 27 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भू धातु के लट व लिट लकार में लिखना है। ठीक है, भू धातु के लट व लिट लकार में, तो ये आपको जो है लकार में मिल जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा जो है धातु रूप में मिलेगा। ठीक है, लकार, लट लकार, लिट लकार, इसमें जैसे होता है भविष्यत काल और वर्तमान काल, इस प्रकार से जो है इसका मतलब होता है, तो उसी में रूप लिखना है। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। तुमुन प्रत्यय के 2 उदाहरण दीजिए। तो प्रत्यय आपका देखेंगे तो उसमें तुमुन प्रत्यय के 2 उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इनके आप दो उदाहरण मुतुक प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय ये हमेशा लगभग कहीं ना कहीं पूछते ज़रूर हैं। ठीक है, तो इनके उदाहरण आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्रत्यय मिल जाएगा। ठीक, ये भी हो गया। और सी आपका जो है कपोत, श्वेत और कपोत में विशेषण विशेष से पूछा है। ठीक है, तो ये आपको कर्मधारय समास में मिलेगा, भी मिल जाएगा, और ये तुम्हारा विशेषण विशेष जो स्पेसिफिक टॉपिक दिया हुआ है अलग से।
उसमें तो मिलेगा ही, ठीक है ना। तो इसमें श्वेत कपोत, तो जिसमें जिसे बताया गया था तुम्हारा कर्मधारय समास में कि पहला विशेषण होता है, दूसरा विशेष होता है, तो विशेषण विशेष्य के बारे में लिखना है तुमको, ठीक। और इसमें ऐसे ही डी के बारे में, जो डी टी वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी यही लिखना है, ठीक। और ई वाले में तुमको केवल ये सब तुम्हारा केवल 28 वाला जो क्वेश्चन है ये सब केवल 2 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए केवल तुमको 2 उदाहरण लिखना है बस, और कुछ नहीं। तो ई वाला जो है इसमें केवल विशेषण को परिभाषित करना है, ठीक है। विशेषण विशेष का जो तुमको जो टॉपिक दिया हो उसमें जो केवल स्पेसिफिक विशेषण है केवल उसी के बारे में लिखना है, और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। एज इट मतलब लाइन बाय लाइन लिखोगे नंबर मिल जाएगा, उसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सेक्शन सी के बारे में देखते हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये जो 4 होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन 4 होते हैं, 10 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो 40 नंबर का ये भी होता है। तो इसमें संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक है। तो अनुवाद के बारे में जो आपको मिलेगा ये तो कारक में भी मिलेगा कुछ, और कुछ तुमको उपसर्ग में मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके वहीं से बनते हैं। तो संस्कृत में अनुवाद करना जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो उनको तो इजीली कर ले जाएंगे, लेकिन और जो सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं तो उनको थोड़ा ये सब करने में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। क्योंकि हम समझ सकते हैं, मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसमें जो फर्स्ट नंबर का है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा प्रवाहितम अस्ति, ठीक है। और सेकंड हो जाएगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्रम पतंत, ठीक है। ये हो जाएगा तुमको तुम्हारा। और थर्ड वाला जो है गणेश जी को नमस्कार है, तो गणेशाय नमः, ठीक है। तो वह पैर से लंगड़ा है, सह पादेन खंजरा अस्ति, ठीक है। मैं कुत्ते से डरता हूँ, अहम पुत्रो भित्र अर्थानाम अस्ति, ठीक है। ऐसे ही मतलब उसमें जो है दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो जब भी आपको बताया कि उपसर्ग और कारक में, तो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा उसमें, तो वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। और तो ये 5 नंबर का ये हो गया ऊपर वाला, और बी वाला तुमको 5 नंबर का बी वाला करेंगे, लिखेंगे तभी तो 10 नंबर का होगा। पच धातु में लट लकार के सभी पुरुष एवं वचनों में रूप लिखिए, ठीक है। पच धातु, तो इसमें आप जैसे पता होगा, जैसे वो धातु रूप जब पढ़े होंगे तो उसमें प्रथम, मध्यम और उत्तम लिखना रहता है, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखना होता है। उसके बाद में पच के बारे में लिखना है, पचत पचता पचंती, और ऐसे बना के लिख देना है, पचस पचता पचते, पचाओ पचाम पचामह, ठीक हो गया 5 नंबर का, ठीक। सभी पुरुष एवं वचनों को पूछा है, तो आप लोग इजीली लिख सकते हैं, ठीक। फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, अधोलिखित शब्दों का संधि विच्छेद एवं प्रत्युक्त संधि का नाम लिखिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा नमस्ते, विद्यालय, मनोहर, हरिवंदे, सदगति, विसर्जवात्र, प्राणम, स्वागतम, पंचार्थ, इंद्रियोपकर्मे एवं इत्यायुर्वेदे। तो ये आपको संधि में मिलेगा, ठीक है। अलग अलग संधियों का एग्जाम्पल है, जो कि आपको जो है पेज नंबर जो है 42-45 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। जैसे नमस्ते का हो जाएगा नमः धन अस्ते, विद्यालय का होगा विद्या धनालय, मनोहर का हो जाएगा मनोधन हरि, ठीक है। हरिवंदे का हो जाएगा हरि वंदे, सदगति का सदधन अगति, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद करना है, फिर उस संधि का नाम लिखना है, और संधि का नाम लिखते हुए साथ साथ संधि का साथ सूत्र भी लिखना होगा इसमें, ठीक है। और आप लोग देख लीजिएगा उसमें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसी को ये भी देखते हैं थोड़ा, इसको शार्ट मतलब जो है जल्दी ख़त्म करना है। 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर के क्वेश्चन में पूछा तत्पुरुष समास एवं द्वंद्व समास को परिभाषित करके उनके 5 उदाहरण दीजिए, ठीक। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण मतलब जो है डेफिनेशन लिखना है, ठीक।
ठीक है। उनके प्रकार के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है और फिर उसके 5 उदाहरण लिख देने हैं, ठीक। और द्वंद्व समास में भी तुमको यही करना है, डेफिनेशन लिखने के बाद में उसके भी 5 उदाहरण लिख देने हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा, तुमको तुम्हारा मिल जाएगा, ये तुम्हारा मिल जाएगा पेज नंबर, शायद पेज नंबर नहीं याद आ रहा है, देख लीजिएगा आप लोग, जो तुम्हारा टॉपिक है उसी में से मिल जाएगा, ठीक। वो 54 जो वही ऊपर बताए थे 55-54 पेज नंबर, तो शायद उसी से वहीं पे मिलेगा, ठीक। 32 नंबर का देखते हैं। 32 नंबर में तुम्हारा ए और बी सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो इसमें तुद धातु का लट व लंग लकार वर्तमान और भविष्यत काल के बारे में पूछा गया है। ये चीज़ बिल्कुल एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है, ये चीज़ गलत ना होने पाए। तो अभी जो ऊपर बताए थे धातु रूप के बारे में, क्योंकि उसमें प्रथम एक वचन बहुवचन, मतलब एक वचन द्विवचन बहुवचन और प्रथम मध्यम और उत्तम, इसी प्रकार से लिखे वर्तमान और भविष्य के बारे में लिखना है, ठीक है। और बी वाला जो तुम्हारा है, तो ये तुम्हारा सानच प्रत्यय के बारे में है। तो ये प्रत्यय में तुमको मिल जाएगा, सानच प्रत्यय तुमसे बताया था ना, सानच और मतुप और एक और तुमन प्रत्यय, 3 प्रत्यय जो है याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये संस्कृत का पहला पेपर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं ओवरव्यू के तौर पे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको जो है उसका नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। थैंक यू।